पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उससे संबंध में संवैधानिक उपबंध। परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। पंचायती राज संस्थान लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इतिहास वैदिक युग। पंचायत एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। ऋग्वेद सभा समिति विदथ स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय। महाकाव्य काल रामायण महाभारत। रामायण में प्रशासन 2 भागों में विभाजित, पुर नगर जनपद ग्राम। सेकंड पार्ट राज्य में जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। महाभारत काल शांति पर्व में स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य। ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 एवं 1000 ग्राम समूहों की इकाइयां। ग्रामिक ग्राम का मुख्य अधिकारी, 10 ग्रामों का प्रमुख। प्राचीन कालीन इतिहास। प्राचीन कालीन इतिहास थर्ड पॉइंट। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल वृद्धों की एक मंत्री परिषद की सहायता से ग्राम का मुखिया ग्राम का प्रशासन चलाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। संपूर्ण जनपद के शासन को समाहर्ता कहा जाता था। समाहर्ता के ऊपर अमात्य होते थे। प्रत्येक ग्राम को अलग अलग शासक होता था जिसे ग्रामिक कहते थे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल विषयपति, जिलाधिकारी, ग्रामिक, ग्राम प्रधान, ग्राम के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी सर्वाध्यक्ष कहलाता था। पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग जिन्हें उच्च से उच्च पद नियुक्त किया जाता था कुमार मात्य कहलाते थे। मध्यकाल मध्यकाल में सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल राज्य प्रांतों में विभाजित जिन्हें विलायत कहा जाता था। ग्राम प्रशासन, मुकद्दम प्रशासन, पटवारी राजस्व संग्रह, चौधरी पंचों की सहायता से विवाद समाधान। मुगल काल के दौरान जातिवाद और प्रशासन की सामंती प्रणाली ने ग्रामीण स्वशासन को पतोन्मुख किया। पंचायती राज। पंचायती राज का अर्थ पंचायतों द्वारा गांवों का शासन करना है ताकि गांवों का पुनर्निर्माण हो सके। राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायत को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी है। पंचायती राज का संबंध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया। ग्रामीण समाज के विकास के लिए एवं आर्थिक व प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। आदिकाल के ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख रहा है। पंचायती राज की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर से मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो पंचायतों के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली गई। गांव की कल्पना पर एक आत्मनिर्भर स्वायत्त स्वशासन के रूप में की गई। भारत में पंचायती राज का उद्भव। भारत में पंचायती राज का इतिहास का विश्लेषण दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। वैदिक युग। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ एक से अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा समिति और विदथ का उल्लेख मिलता है। यह स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों एवं निर्णय के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। महाकाव्य युग में भारत में 2 महान महाकाव्य काल को इंगित करता है, रामायण और महाभारत। रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन 2 भागों पुर और जनपद अर्थात नगर और ग्राम में विभाजित था। राज्य में एक जाति पंचायत कास्ट पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था।
महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनु के मनुस्मृति में भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयां विद्यमान थीं। ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि 10 ग्रामों का समूह होता था। विंध्य अधिपति, शतग्राम अध्यक्ष और शतग्रामपति क्रमशः 20, 100 और 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे। वे स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। परिसर 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 मुखिया कुलप, उसके नीचे परिवार प्लस परिवार से ग्राम बनते थे। ग्राम का जो था वो ग्रामणी था, फिर ग्राम और ग्राम मिलाकर विश बनता था। विश का विशपति होता था। विश और विश मिलाकर जन बनते थे, जनपति। जन और जन मिलाकर क्या बनता था? राष्ट्र बनता था, जिसका हेड होता था सम्राट, होता था। प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियां। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में। ग्रामणी, ग्राम प्रशासन अधिकारी। गोप, हदबंदी का कार्य। गौल्मिक, ग्रामीण प्रशासन। ग्रामपति, महत्तर, ग्राम प्रशासन। उर, लोगों की संख्या। पटवारी, ग्राम प्रधान सहयोगी। मौजा, गांवों का समूह। प्राचीन काल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख नागरिक होता था। स्थानीय निकाय किसी की राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद, काउंसिल ऑफ एल्डर्स की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता था। यह प्रणाली गुप्त काल से में बनी रही, यद्यपि नामकरण कुछ परिवर्तन हुए। इस काल में जिला अधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायतों के प्रमुख के रूप में, यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। ग्राम्य विकास के उद्भव के चरण। ग्राम विकास के उद्भव के चरण। वैदिक जीवन का ग्रामीण सामुदायिक परिवेश। ग्रामिक मुख्य ग्राम अधिकारी। अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति में ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य। मौर्य और मौर्योत्तर काल में ग्राम प्रधान को ग्रामिक के रूप में उल्लेख। मध्यकाल में ग्राम शासन के 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख। पटवारी, राजस्व संग्रहकर्ता। चौधरी, पंचों की सहायता से विवाद निपटाने हेतु। मुकद्दम, प्रशासन हेतु। पटवारी, चौधरी और मुकद्दम। दक्षिण भारत में ग्राम समाज की सुदृढ़ एवं शानदार प्रस्तुति। पहला है उर, सामान्य ग्रामीणों का संगठन। दूसरा है महासभा, ब्राह्मणों का संगठन। तीसरा है नाडु, ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र। लॉर्ड मेयो 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव ग्रामीण स्तर पर। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रामीण संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार में स्थानीय सरकार के विषय को प्रांत के अधिकारों के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन। सेकंड पॉइंट है मध्यकाल सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य में प्रांतों को विभाजित किया था तथा विलायत कहा जाता था। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी और पंचों की सहायता से विवाद के समाधान के लिए चौधरी। ग्राम को स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थीं। मध्यकाल में मुगलों के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया।
मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ब्रिटिश काल। प्रारंभ में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त। 1870 में मेयो प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन की दिशा में प्रयास प्रारंभ। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। 1907 में CEH होब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीयकरण कर रॉयल कमीशन के गठन में एक अहम बल मिला। इस आयोग कमीशन ने 1909 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थानों के विकास पर बल दिया। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा ग्रामीण स्वशासन का विषय प्रांतों को सौंपा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में ही इन स्थानीय निकायों की पूर्ण स्वतंत्रता की भी बात कही गई थी। भारत में पंचायतों का उल्लेख ऋग्वेद, बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल तथा गुप्त काल में निरंतर मिलता है। फिर भी इन्हें औपचारिक रूप से संगठित करने का पहला प्रयास अंग्रेजों ने किया था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त सरकार का विचार प्रस्तुत करके नगरों के लिए नगर पालिका समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की। 1909 ईस्वी में लाहौर में हुए 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अधिवेशन में पंचायतों की महत्ता का अनुभव किया गया तथा इसके पुनर्गठन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी, हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी। चार्ल्स मेटकाफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। अंग्रेज ने अपने शासन विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और उसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस तरह के ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोगों की आस्था खोने लगी। रॉयल कमीशन ने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किए जाने की सिफारिश की। ब्रिटिश काल। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमजोर हो गए। 1870 में भारत के प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। 1870 में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की प्रगति, शक्तियां और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। वर्ष 1870 में ही शहरी नगर पालिकाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1875 में विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया था और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मेयो द्वारा उठाए गए कदम का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में स्थानीय संस्थाओं को उनके अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। सभी बोर्डों जो उस समय अस्तित्व में थे में निर्वाचन गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में ही चुना जाना था। इसे भारत के स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की CEH होब हाउस की अध्यक्षता में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला। इस कमीशन आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस सुधार में यह अनुशंसा की गई कि जहां तक संभव हो सके स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन पंचायतों के दायरे में ग्राम की सीमित संख्या ही थी
और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक एवं राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सकी। वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों में पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और वर्ष 1926 तक 6 देसी रियासतों में भी ग्राम पंचायत कानून पारित कर लिए थे। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गईं और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया। संविधान में पंचायतों के समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी और इसका सबसे प्रबल विरोध स्वयं संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। सेकेंड पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था में स्वतंत्रता काल 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू कर इन ग्रामीण विकास की सभी गतिविधियों को ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू करने का प्रावधान शामिल किया गया। यह नौकरशाही, राजनीतिक बाधाओं, योग्य कर्मियों की कमी तथा सीडीपी लागू करने में ग्राम पंचायतों की अरुचि की वजह से सफल न हो सका। वर्ष 1957 बलवंत राय मेहता समिति का गठन। ये साफ नहीं है क्योंकि ये इसमें जब लोडिंग हुई होगी ना पेज की तो ये फट गए हैं पिक्सेल्स। समिति ने कहा कि सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विफलता का कारण जन भागीदारी का अभाव था, अतः लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संगठनों का गठन आवश्यक। समिति की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण पंचायती राज का 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुभारंभ किया गया। 1977 अशोक मेहता समिति का गठन, द्विस्तरीय जिला परिषद, मंडल पंचायत। कालांतर में गठित अन्य समितियां: हनुमंत राव समिति 1983, जीवी के राव 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग 1983, पी.के. थुंगल समिति 1988, हरलाल सिंह शर्मा समिति 1990, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। अनुच्छेद 40 पंचायतों का उल्लेख। अनुच्छेद 246 स्थानीय स्वशासन के विषयों राज्यों को सौंपा गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। अनुच्छेद 40 नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है और नीति निदेशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा। पंचायत का पुनर्गठन प्रभावशाली ढंग से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही किया गया है। हु ग्रे के अनुसार जनवरी 1957 ईस्वी तक भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित हो गए थे तथा सितंबर 1957 ईस्वी तक भारत के 73% गांवों में पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी और सफाई संबंधी कानून बनाने, सड़कों तथा पानी पीने की व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त थे। भारत में पंचायतों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत्स इन इंडिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 5 जून 1947 ईस्वी को तथा प्रदेश ने 16 सितंबर 1947 को पारित किया। भारत के गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की, तब से ही यह उत्तर प्रदेश में लागू है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज का स्वरूप संविधान के
73वें संशोधन 1993 ईस्वी पर आधारित है। भारत में इस समय लगभग 2,55,000 ग्राम पंचायतें, 6,000 से अधिक पंचायत समितियां तथा 600 से अधिक जिला परिषदें कार्य कर रही हैं। इनमें लगभग 34 लाख जनप्रतिनिधि कार्यरत हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायत राज का पुनर्गठन अग्रलिखित तालिका के विभिन्न स्तरों पर किया गया है। तालिका 1, भारत में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज के स्तर एवं संबंधित संस्थाएं। जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद। केरला में त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत। मणिपुर में त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, द्विस्तरीय है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। त्रिपुरा में त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। सिक्किम में द्विस्तरीय है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। फिर उसके बाद से क्या है कि उड़ीसा में त्रिस्तरीय है। उड़ीसा में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। दादरा व नगर हवेली में द्विस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। दिल्ली में एक स्तरीय है, नगर निगम। पांडिचेरी में द्विस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। असम में त्रिस्तरीय है, गोअन पंचायत, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद। कर्नाटक में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत। हरियाणा में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। बिहार में त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। राजस्थान में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायत त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। झारखंड में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। महाराष्ट्र में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तमिलनाडु में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। गुजरात में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। मेघालय में जनजातीय परिषद। नागालैंड में जनजातीय परिषद। मिजोरम में जनजातीय परिषद। अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप लागू किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तरीय संस्थाओं को भी ग्राम में ग्राम पंचायत के नाम से संबोधित किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य को अपनी आबादी के अनुसार ग्राम सभा का गठन करने के लिए आबादी की संख्या सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा की सदस्यता ऐच्छिक है तथा ग्राम सभा के सदस्य के लिए यह जरूरी है कि 18 वर्ष या अधिक आयु का हो, कोढ़ी, पागल, दिवालिया, दंड प्राप्त एवं राज्य सरकार का कर्मचारी ना हो। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार मीटिंग होती है। थर्ड, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां। तो कौन कौन सी समिति हैं? प्रमुख समिति में पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। गठन 1957। प्रमुख तथ्य: त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, जिला परिषद जिला स्तर। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, पंचायत समिति द्वारा, जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य द्वारा। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार किया गया। इसके बाद है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति में समिति का गठन 1977। प्रमुख तथ्य: द्विस्तरीय पंचायती पद्धति, जिला परिषद जिला स्तर पर, मंडल पंचायत 15 से 20 हजार की जनसंख्या वाले ग्राम समूह। इसकी रिपोर्ट 1978 में सौंपी गई। इसके बाद जीवी के राय समिति, गठन 1985। प्रमुख तथ्य: केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की विकेंद्रीकरण
इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ के घास कहा था। जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफारिश। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में गठन। प्रमुख तथ्य: त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति, ग्राम, ब्लॉक, जिला। पंचायती राज संस्थाओं में को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश। ग्राम समूह हेतु न्याय पंचायतों की स्थापना। नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। पी.के. थुंगल समिति गठन 1988। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, ग्राम, प्रखंड और जिला। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समिति इस प्रकार हैं। समिति वर्ष विशेष कार्य। बलवंत राय मेहता समिति 1957 सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा। बी.आर. राव समिति 1960 पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्क संगतता। एस.बी. मिश्रा 1961 पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन दल। बी. ईश्वरन 1961 पंचायती राज प्रशासन का अध्ययन दल। जी.आर. गोपालन 1962 न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन दल। आर. दिवाकर समिति 1963 ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा। एम. रामाकृष्णया 1963 पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय गणना का अध्ययन दल। के. संथानम समिति 1963 पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं समिति की समीक्षा। के. थंगानम समिति 1965 पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन। आर. के. खन्ना 1965 पंचायती राज संस्थानों के लेखा एवं अंकेक्षण। जी. रामचंद्रन समिति 1966 पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन। वी. रामनाथन 1969 भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन में सामुदायिक विकास अभिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता एवं भूमिका। एम. रामाकृष्णैया अध्ययन दल 1972 पांचवी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज को प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखना। श्रीमती दया चौबे समिति 1976 सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा। अशोक मेहता समिति 1977 पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्व। दांतेवाला समिति 1978 खंड स्तर पर योजना स्वरूप। हनुमंतराव मेहता समिति 1986 जिला स्तरीय योजना के स्वरूप। जी.वी. के. राव समिति में 1985 ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं का पुनर्सक्तीकरण। पी.के. थुंगल समिति 1988 स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा। बलवंत राय मेहता समिति ग्रामीण विकास को गति देने के लिए और इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा स्तरीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उसके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें इस प्रकार हैं: 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
दूसरा, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए तथा इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि वे अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। पांचवा, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 को स्वीकार किया गया, लेकिन परिषद ने कोई एक निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया था और इसे राज्यों पर छोड़ दिया गया कि जिस तरह चाहे लागू करे। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना की गई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थान स्थापित कर लिया, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था, इसलिए राज्यों ने इसे अपने अपने तरीके से लागू कर दिया। जैसा कि राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाया, तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाया, पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाया गया, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया गया। अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं की एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी सौंपी और देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की। इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पंचायती पद्धति में बदलना चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद एवं उससे नीचे मंडल पंचायत, जिसमें 15,020 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। तीसरा, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कर लगाने की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। पांचवा, न्याय पंचायत को इस विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका निर्देशन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखरेख के लिए पंचायत मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए और पंचायती राज भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। सातवां, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। उक्त समय की जनता पार्टी सरकार के भंग हो जाने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें नजरअंदाज कर दी गईं। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में अशोक मेहता समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए कदम उठाए गए। तीसरा, जीवी के राव समिति। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जीवी के राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इन्होंने पंचायत राज को बिना जड़ के घास कहा और पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की, जो कि बहुत हद तक अशोक मेहता की सिफारिशों के ही समान थी। जैसे पहला, जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किया जा सके। दूसरा, एक जिला विकास आयुक्त
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी विकास के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास का विभागों का प्रभारी होना चाहिए। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। चौथा, एल.एम. सिंघवी समिति। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुत्थान पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया। निम्नलिखित सिफारिशें की गईं। पहला, इन्होंने सबसे मुख्य बात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात कही, क्योंकि इसे अब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली थी। इसने पंचायती राज विकास में नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने और संवैधानिक उपबंध बनाने की भी सलाह दी। ग्राम के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की बात की गई। तीसरा, ग्राम पंचायतों की ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए ग्राम का पुनर्गठन किया जाना। इसमें ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया गया और इसे प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक मूर्ति बताया। चौथा, ग्राम की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पांचवा, पी.के. थुंगन समिति। 1988 में संसद की सलाहकार समिति का एक उप समिति पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से संगठित की गई। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति में अनुशंसाएं थीं। इन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात कही। इन्होंने गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को उपयुक्त बताया। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। चौथा, पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। पांचवा, पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। छठवां, पंचायती राज के 3 स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए। सातवां, हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु एवं विधियां तय करेगा। छठवां, वी.एन. गाडगिल समिति। वी.एन. गाडगिल समिति 1988 में वी.एन. गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में वही बातें दोहराई, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दूसरा, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए। गाडगिल समिति की यह अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। फोर्थ यूनिट का 4th पॉइंट, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम। कुल धाराओं की संख्या 119। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947। कुल धाराओं की संख्या 119। विशेषताएं: ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ। 5 जून 1947 को संयुक्त प्रांत की विधानसभा द्वारा पारित किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का अधिनियम 26 है। 5 जून 1947 को संयुक्त प्रांत विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल के अनुमोदन से प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना और विकास करना था। कानून में कुल 119 धाराएं हैं। नोट: भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है।
इसके तहत कहा गया कि प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। पंचायती राज अधिनियम 1947 एक ग्राम पंचायत को स्कूलों और अस्पतालों की नियुक्ति, रखरखाव और सुधार के लिए भुगतान किए गए किसी भी कर या लेवी को इकट्ठा करने और राज्य सरकार को सौंपे गए खाते और अन्य कार्यों के लिए अधिकृत करता है। इस अधिनियम की धारा 1 में प्रावधान है कि अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तारित होगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। 1. ग्राम सभा की स्थापना। यह अधिनियम उस गांव या गांव समूह के विकास के लिए एक ग्राम सभा या गांव समूह की स्थापना का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 2G ग्राम सभा को परिभाषित करती है ग्राम सभा को परिभाषित करती है। इसका मतलब धारा 3 के तहत पंचायत स्थापित एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत के क्षेत्र एक गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली के पंजीकृत लोग शामिल हैं। भारत में संविधान की धारा 243B ग्राम सभा को एक निकाय के रूप में परिभाषित करती है जिसमें जिला स्तर पर पंचायत क्षेत्र में स्थित गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। धारा 3 में प्रावधान है कि राज्य सरकार एक नाममात्र नाम से ग्राम सभा या ग्राम सभा समूह स्थापित करेगी। जब ग्राम सभा का गठन गांवों के समूह द्वारा किया जाता है तो इस सबसे अधिक आबादी वाले गांव का नाम ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा की स्थापना का उद्देश्य किसी ग्राम या ग्राम समूह का विकास करना है। ग्राम सभा के कार्य धारा 11(5) सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवक जुटाना और दान देना, सामुदायिक आधारित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लाभार्थियों की पहचान करना, गांवों के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना। दूसरा, ग्राम पंचायत की स्थापना। यह कानून ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। यह अधिनियम की धारा 2H ग्राम पंचायत को परिभाषित करती है। पंचायत ग्राम पंचायत रूप से ग्राम सभा के मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से गठित एक निकाय है। धारा 12(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायतें पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित हैं जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। जब तक प्रधान और ग्राम पंचायत के कम से कम 2/3 सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाते तब तक ग्राम पंचायत के गठन की घोषणा नहीं की जा सकती। नोट: धारा 15 ग्राम पंचायतों के कार्यों को निर्धारित करती है जिनमें कुछ हैं। पहला, कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना एवं विकास करना। दूसरा, मैदानों एवं चारागाहों का विकास। तीसरा, भूमि विकास में सरकार की सहायता करना। चौथा, लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना। पांचवा, डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा देना। छठवां, घाटियों में मत्स्य पालन करना। तीसरा, पंचायत अवधि। धारा 12(3) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगा और धारा 95(1)(f) के तहत निरस्त नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत निर्माण के लिए चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले या B इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले। जहां ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले बिताया गया शेष समय ग्राम पंचायत के शेष समय के लिए ही जारी होगा। प्रधान कार्यालय चौथा पॉइंट है। यह अधिनियम ग्राम पंचायत के प्रधान को इसका अध्यक्ष बनने का प्रावधान करता है। धारा 11(b)
ग्राम पंचायत के प्रधान का चयन पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत के किसी भी आम चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के क्षेत्र के पूर्ण सदस्य के 2/3 से कम को राज्य सरकार या इसके द्वारा अधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा नामांकित किया जा सकता है। प्रबंधन समिति, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए पात्र व्यक्तियों की उतनी संख्या शामिल होती है जितनी वह उचित समझे। या बी, एक प्रशासक सफी-उद-दीन बनाम एडीजे 1998 आरडी 109 में यह तर्क दिया गया था कि प्रावधान के चुनाव पर इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि उम्मीदवार ने सीट के लिए एक फर्जी दस्तावेज पेश किया है। धारा 11B(6) में प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा। प्रधान और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्य को निर्धारित समान लाभ प्राप्त होंगे। यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए प्रधान के पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। 5वां, महिलाओं के लिए आरक्षण 11A(4) धारा 11A(4) में प्रावधान है कि उपधारा 3 के तहत प्रधान के आरक्षण पदों की संख्या सहित प्रधानों के कार्यालय की संख्या का 1/3 से कम नहीं, जैसा कि मामला हो, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। 5th पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार। पंचायती 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अधिनियम के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई। इसके तहत पंचायतों में कुल पदों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। इस अधिनियम द्वारा पंचायतों के गठन का संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया, जो कि ग्राम पंचायतों के विषय में उल्लेख करता है। भारत की पंचायत वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है। 11वीं अनुसूची में 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं, 29 विषय शामिल हैं। पंचायती राज का संवैधानिकरण। राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के संवैधानिकरण और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। वीपी सिंह सरकार। नवंबर 1989 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया। तीसरा, नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। आज भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो इस अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है।
ए संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। संसद में संवैधानिक विधेयक पारित करवाने के लिए अनेक प्रयासों के बाद संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अंतिम रूप में पारित हुआ। दिनांक 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। नोट: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के उपबंधों को मोटे तौर पर आदेशात्मक एवं स्वविवेकी उपलब्धि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, आदेशात्मक उपबंध। ए, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करना। इसमें पंचायतों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के उप संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल होंगे। बी, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्य एक संघ शासित क्षेत्रों में गांव, मध्यवर्ती एवं जिले स्तर पर पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना। सी, पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग शामिल होंगे। डी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा। ई, पंचायत के समवर्ती तथा शीर्ष स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य में होगा। एफ, सदस्यता तथा पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यकालों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पंचायत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 243 घ में। जी, सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि कोई पंचायत इस समयावधि से पहले किसी भी कारण से विघटित हो जाती है तो 6 माह की समयावधि में पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। यदि पंचायत की अवधि 6 माह से कम हो गई हो तो इस अवधि के लिए चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होगा। एच, अधिनियम के प्रारंभ होने से 1 वर्ष की अवधि के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन तथा उसके पश्चात संविधान के अनुच्छेद 280 की उपधारा ख में जोड़ी गई थी। इस उपधारा के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग राज्य सरकार के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत के संसाधनों की पूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय की सिफारिश अध्यक्ष से करेगा। फर्स्ट, पंचायत के चुनाव करवाने, निर्वाचक नामावली तैयार करने के पर्यवेक्षक निदेशन एवं नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा धारा 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। सेकंड, स्वविवेकी उपबंध। चूंकि पंचायती राज संस्थानों का विषय राज्य सरकार के राज्य सूची के आधार चूंकि पंचायती राज संस्थाओं का विषय राज्य सूची के आधार क्षेत्र में आता है, इसलिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य का पंचायतों के लिए शक्तियों, कार्यों, अधिकार, वित्त आदि के हस्तांतरण व स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यों के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित समर्थक प्रावधान दिए गए हैं। ए, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य। बी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में पंचायतों के अध्यक्षों एवं जिला स्तर पर पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए सदस्यता। सी, मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता। डी, ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम। ई, पंचायत राज प्रणाली PRS की विभिन्न श्रेणियों पर सदस्यता के साथ साथ अध्यक्षता के लिए नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में सीटों का आरक्षण। F, पंचायतों को निहित शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व देना जो उनके लिए स्वशासन के प्रभाव संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित संदर्भ में उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को शक्तियां एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण का प्रावधान करना। क,
आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। ख, संविधान की 11वीं अनुसूची में अंतर्निहित इन 29 विषयों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उनको सौंपना। जी, पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तरों के प्रत्येक द्वारा वसूल किए गए ऐसे राजस्व कर के आवंटन को उगाहने की सुपरिभाषित पद्धति के अनुसार समुचित कर शुल्क और फीस को उगाहने के लिए पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को प्राधिकृत करना। प्रत्येक स्तर में निहित जिम्मेदारी के स्वरूप और महत्व के आधार पर पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को राज्य सरकार द्वारा उगाहे गए कर शुल्क पथकर का आवंटन करना। राज्य में संचित निधि कोष से पंचायतों को अनुदान सहायता की राशि का निर्धारण करना। बी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं। फर्स्ट, ग्राम सभा का गठन। 1963 में पंचायत राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति का अध्ययन कर दल की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ग्राम सभा को हर राज्य में सर्वाधिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम बन जाने से राज्य के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे ग्राम सभा अपने पंचायती राज कानून का अभिन्न अंग बनाएं। केंद्रीय अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की ताकि सभी मतदाताओं को ग्रामीण समुदाय के विकास में भाग लेने के लिए योग्य बनाया जा सके। सेकेंड, नियमित और सामयिक चुनाव सुनिश्चित करना। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित एवं सामयिक चुनाव करना अनिवार्य है। 73वें संशोधन में यह व्यवस्था भी है कि अगर पंचायतें भंग की जाती हैं तो चुनाव 6 माह के अंदर कराए जाने आवश्यक हैं। थर्ड, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण करना। 1978 में दांतेवाला समिति ने यहाँ तक कहा कि पंचायती राज संस्थाएं दरबान के रूप में काम करती हैं और ग्रामीण समुदायों को कमजोर वर्गों को मिलने वाले लाभों को रोकती हैं। संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति तक का विकास में उन्हें भाग लेने के लिए समर्थ बनाया जा सके। फोर्थ, महिलाओं के लिए आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम उपेक्षा करता है कि पंचायतों में इसके सदस्यों और अध्यक्षों के दोनों के स्थान पर महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित 1/3 स्थान आरक्षित किया जाए। पांचवा, पर्याप्त वित्तीय संसाधन। पंचायतों के पास वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार पर्याप्त निधि नहीं दी जाती है। पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र अधिनियम में राज्य वित्त आयोग का गठन करने की आवश्यक व्यवस्था की गई है। छठवां, राज्य चुनाव आयोग। अधिनियम में पंचायत के सर्वे, पर्यवेक्षण, निदेशन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी व्यवस्था की गई है। सातवां, जिला योजना समिति का गठन। संविधान के अनुच्छेद 243ZD में यह व्यवस्था की गई है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। ड्राफ्ट योजना तैयार करते समय यह स्थानिक योजना भौतिक एवं प्राकृतिक स्रोतों, संरक्षणात्मक एवं पर्यावरणीय संरक्षण भी ध्यान में रखेगी। इस अधिनियम में पूरे जिले की विकास संबंधी योजनाएं तैयार करने के लिए जिला स्तर पर सांविधिक निकाय की व्यवस्था की जाती है। सी, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का क्रियान्वयन। फर्स्ट, अनुरूपता विधान। राज्य विधानसभा के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पंचायत अधिनियमों को केंद्रीय विधान के अनुरूप इसके लागू होने के 1 वर्ष के भीतर अर्थात 24 अप्रैल 1994 तक संशोधित कर लें।
25 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित अधिनियम लागू किया जाना अपेक्षित था। यह अधिनियम मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में लागू नहीं हुआ क्योंकि वह राज्य के छठी अनुसूची के भाग हैं। संघ शासित प्रदेशों में से यह दिल्ली पर लागू नहीं हुआ क्योंकि इसमें केवल शहरी क्षेत्र शामिल हैं। सेकंड, संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायती राज संस्थानों को सौंपे जा सकते हैं। इन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, उत्पादन संबंधी गतिविधियां, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग, ईंधन, चारा और सिंचाई सहित लघु उद्योग। सेकंड, भू विकास कार्यक्रम, भू सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा जल संभार विकास, परती भूमि विकास, सामाजिक वन विद्या और चारागाह। थर्ड, कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए गरीबी उन्मूलन तथा संबंधित कार्यक्रम। फोर्थ, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण सड़कें, पुल पुलिया, जलमार्ग, सफाई, ग्रामीण आवास और स्वास्थ्य। पांचवा, शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, प्राथमिक पाठशाला, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पुस्तकालय। छठवां, समाज कल्याण, महिलाओं एवं बाल कल्याण, बाल समाज कल्याण, परिवार कल्याण, विकलांगों और मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों की देखरेख। सातवां, सामुदायिक परिसंपत्तियों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का रखरखाव। आठवां, ग्रामीण बेरोजगारों और ग्रामीण मेलों का आयोजन करना, नियंत्रण करना। 11वीं अनुसूची के विषय अनुच्छेद 243G। फर्स्ट, कृषि एवं कृषि विस्तार। सेकंड, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी, भू संरक्षण। तीसरा, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल क्षेत्र का विकास। चौथा, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं। पांचवा, मत्स्य उद्योग, पशुपालन। छठवां, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। सातवां, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। आठवां, पेयजल। नौवां, लघु वन उपज। 10वां, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग। ग्रामीण आवास। 11वां, 12वां, ईंधन और पशु चारा। 13वां, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग एवं अन्य संचार साधन। 14वां, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। 15वां, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16वां, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17वां, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा। 18वां, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 19वां, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। 20वां, परिवार कल्याण। 21वां, सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 22वां, बाजार और मेले। 23वां, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। 24वां, दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याण। 25वां, महिला व बाल विकास। 26वां, समाज कल्याण, दिव्यांग एवं मानसिक मंद व्यक्तियों सहित। 27वां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 28वां, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। 29वां, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास। सिक्स्थ टॉपिक, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण संशोधन। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज। भारतीय संसद द्वारा पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 को पारित किया। यहाँ पर 1000 की जनसंख्या पर पंचायती क्षेत्र एवं इनमें कम होने पर कई गांवों को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। सामुदायिक विकास का प्रशासनिक ढांचा। राष्ट्रीय स्तर प्रधानमंत्री, सभी मंत्रीगण राष्ट्रीय विकास परिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं सभी मंत्रीगण हैं, उसके नीचे राज्य स्तर है, फिर उसके नीचे जिला स्तर है, फिर उसके नीचे खंड स्तर है, फिर उसके नीचे ग्राम स्तर है सबसे नीचे। यहाँ प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य विकास समिति अध्यक्ष मुख्यमंत्री, विकास आयुक्त सचिव, जिला विकास अधिकारी डीडीओ, खंड विकास अधिकारी बीडीओ, ग्राम सेवक, फिर जनता।
पंचायत से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत व्यवस्था, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243 डी स्थानों पदों का आरक्षण, अनुच्छेद 243 ई पंचायतों की अवधि, अनुच्छेद 243 एफ सदस्यता के लिए निर्भरताएं, 243 जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 243 एच पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, अनुच्छेद 243 आई वित्तीय स्थिति में पूर्वावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, 243 जे पंचायतों के लिए लेखाओं की संपरीक्षा विधानमंडल द्वारा, 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243L संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, 243M इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, 243N विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, 243O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। इस तरीके से हमने यूनिट 1 जो सिलेबस में दिया गया है वीपीओ के, ठीक है, विलेज जो पेपर यूपी ट्रिपल एससी से 2022 पेट से वीपीओ होना है उसके लिए तो हमने ये कवर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। थैंक यू।